मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बेटा पिछले पीरियड में हम उपसर्ग के बारे में चर्चा किए थे और प्रत्यय भी बताया था। प्रत्यय की परिभाषा ये भी तुमको समझा दिया था। और कृत प्रत्यय क्या है इसको पुनः देखते हैं। मैं तो उस दिन बताया ही था। कृत प्रत्यय किसको कहते हैं फिर से बता दे रहा हूं। ये प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं। इन्हें बने शब्द संज्ञा विशेषण अव्यय होते हैं। तुम लोग अपनी पुस्तक निकाले बेटा, पृष्ठ क्रमांक 110। सब लोग अपनी पुस्तक निकाल लो, है ना। तो ये 110 पर प्रत्यय दिया हुआ है। उसकी परिभाषा मैंने तुमको बताया था। प्रत्यय क्या है जानते हो? शब्दांश है वो, शब्द का एक छोटा सा अंश प्रत्यय। 7वीं क्लास में इसका परिभाषा बहुत अच्छा सा दिया है और 6वीं में अशुद्ध है, 8वीं में भी अशुद्ध, 9वीं में भी अशुद्ध। ये प्रत्यय जो है इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं दिया है। तो देख लो ये प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या है। ये प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं। इनमें संज्ञा विशेषण अव्यय होते हैं। कृत प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगे रहते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य प्रत्यय हैं। देखिए ना, कृदंत में क्या रहता है बेटा? कृत प्रत्यय रहता है। क्रिया के अंत में लगने वाले शब्दांश को कृदंत कहते हैं। समझ में आया ना? उससे बने हुए शब्द जो है शब्द कृदंत कहलाता है और जो शब्दांश लगता है वो है कृत प्रत्यय। उसी का नाम प्रत्यय है। ठीक है, तो देखते हैं ये कृत प्रत्यय कत्वा। कत्वा का शाब्दिक अर्थ होता है करके। देख लो, या कर। पहले होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके होता है। दिया ना, कत्वा का क वर्ण का लोप होता है। देखा, और शेष त्वा धातु के पश्चात जुड़ता है। कुछ जगह त्वा के पहले धातु में ई भी जुड़ता है, जिसे पठधन का त्वा पठित्वा, पठधन का त्वा पठत्वा नहीं होता, पठित्वा होता है। क्यों? धातु में ई जुड़ जाता है और उसके बाद कत्वा जुड़ता है। समझ में आया? तो कुछ ही धातुओं में ऐसी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, सब में नहीं, है ना। देख लो, इसमें दिया है हंस एक धातु है और उस हंस धातु की कत्वा प्रत्यय लग गया तो हंसित्वा बन गया बेटा। ये सब बताया था तुम लोगों को, हैं? लिख में लिखित्वा और वद में उदित्वा, ग्रह में गृहीत्वा, पृष्ठ में पृष्ठवा होता है। देख, इसमें ई नहीं हो रहा। भू में भूत्वा। समझ में आया? क्री में कृत्वा, दृश्य में दृष्टवा। तो कुछ धातुएं हैं जिसमें ई होता है, बाकी इस प्रकार से रूपांतर होते हैं।
आ जाओ इसके बाद ल्यप। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग तब होता है जब धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है ना। उपसर्ग की परिभाषा तुमको मैंने बताया है। उपसर्ग भी एक शब्दांश है जो शब्द के पूर्व लगता है। समझ में आया ना। तो देखो, कत्वा की जगह ल्यप लगता है कब? जब उपसर्ग युक्त धातु होती है। तो ल्यप प्रत्यय का ल एवं प वर्णों का लोप होता है। ल्यप के ला का और प दोनों का लोप हो जाता है, बच जाता है बेटा क्या? या। यही प्रयुक्त होता है और धातु के पश्चात जुड़ जाता। इनसे बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। जो प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनते हैं उसे अव्यय भी कहा जा सकता है। देख लो भाई, मैंने तुमको शब्द भेद जब पढ़ाया बेटा तो बताया था कि अव्यय के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद है अव्यय? अव्यय क्या होता है? अव्यय वह संकेत होता है जिसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। समझ में आया ना? हाँ, न उसका वचन बदलता, न उसकी विभक्ति बदलती, न कुछ भी बदलता। अव्यय अपने रूप में स्वतंत्र स्थायी होता है। तो देखो, जैसे ये सब दिया बेटा, अनुधन भू धन ल्यप, कितने खाके बनाओगे? उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, कृदन, अर्थ, इतने खाके बनेंगे। धातु में भू दिया है, उसके पहले अनुपसर्ग ल्यप प्रत्यय बैठा, अनुभूय हो गया, अनुभव करना, अनुभव करके ऐसा इसका अर्थ है। इस प्रकार से ये पूरी धातु दिए और ये उपसर्ग दिए। समझ में आया ना? तो इसको बड़ी बारीकी से पढ़ना बेटा। हाँ, ये बहुत महत्व के हैं। शब्दकोश तुम्हारा बढ़ जाएगा और व्याकरण में ये उपसर्ग का भी ज्ञान हो जाएगा और धातु जो है उसका भी बोध हो जाएगा कि ल्यप प्रत्यय से किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे उसके बाद आ जाओ इधर, उसको तो बता दिया था। आ जाओ बेटा आगे प्रत्यापन देखते हैं। सत्र क्या? देखो, कृदंत के भेद में पहला हमने देखा कौन सा कृदंत? पूर्वकालिक कृदंत। वो जो पहला कृदंत हमने देखा उसका नाम है पूर्वकालिक कृदंत। समझ में आया ना? जिसका 2 प्रत्यय मैंने तुमको बता दिया है, कत्वा और ल्यप। अब ये दूसरा कृदंत का नाम जो दिया है सत्रि प्रत्यय, ये वर्तमान कालिक कृदंत का है। देखो कैसे दिया है, 112 पर देख रहे हो ना?
किसी क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने के अर्थ में धातु के साथ सत्य प्रत्यय लगता है। सत्य का प्रयोग सिर्फ प्रश्न पद की धातुओं के साथ होता है। ये देखो भाई, विशेष बात ध्यान रखना है। ये सत्य प्रत्यय का प्रयोग जो है प्रश्न पद की धातुओं के साथ ही होगा। अब तुम लोग जानते हो कि हमारी देवभाषा संस्कृत में कितने पद होते हैं? कितने पद होते हैं? 3। प्रश्न पद, आत्मनेपद और उभय पद। याद रखना बेटा। तो ये जो प्रत्यय है वो सिर्फ प्रश्न पद की धातुओं में ही उपयोग में आती है। ठीक है, तो ये स्पष्ट बता रहा है। सत्री में अर्थ शेष रहता है। सत्री का वैकल्पिक अर्थ वही शेष रहेगा। इसका लिंग के अनुसार रूप बदलता है। पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसक लिंग में अलग। हम जानते हैं हमारे देवभाषा संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो ये तीनों लिंगों में किस प्रकार से रूपांतर होता है ये खाका बना करके हमको समझा दिया। देखो बेटा, सत्य प्रत्यांत शब्द प्रश्न पद लिखा है ना, उसके बाद नीचे खाका बनाना। मूल धातु, प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और अर्थ। कितने खाके हो गए? 6। समझाने के लिए इतना अच्छा सुंदर समझाया है। देखो, मूल धातु गम, सत्री प्रत्यय लग गया तो गच्छन बन गया। गम का क्या बन गया? गच्छन। और जब स्त्रीलिंग में, एक पुल्लिंग में गच्छन हो गया, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। और नपुंसक लिंग में उसको गच्छत हो गया। समझना है? दोनों में अंतर है बेटा। ये गच्छन है और ये गच्छत। हलंत रहेगा अंतर, जिसका मतलब होता है जाता हुआ। इतनी सारी धातुओं का ये जो है रूप बना करके पुस्तक में स्पष्ट रूप से दे दिया है। और इनको बेटा बड़े ध्यान से 3-4 बार पढ़ लेना। हाँ, रटने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ोगे तो ध्यान में आ जाएगा। जैसे ही परीक्षा में आएगी तो आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, ये रहा सत्री। ठीक, उसके बाद आ जाओ सानच। सानच प्रत्यय क्या है? सानच प्रत्यय में श और च का लोप हो जाता है। बचता क्या है? आन। आन बचता है। इसके पूर्व में आकार रहने पर मुख म का आगम हो जाता है और उससे मिलने पर मान रूप सामने आता है। इसका भी लिंग के अनुसार रूप बदलता है। देख रहे हो? ये सानच प्रत्यय, इसकी मुख्य बात को ये नहीं दिया बेटा। जैसे सत्री में लिखा ना मुख्य बात कि यह सिर्फ प्रश्न पद की धातुओं में प्रयुक्त होता है, और ये उसको छोड़ दिया। ये सानच प्रत्यय प्रश्न पद की धातुओं में उपयोग में नहीं आएगा। ये आत्मनेपद की ही धातुओं में उपयोग में आता है। ये नहीं लिखा है, इसको बताना चाहिए था। समझ में आ गया?
तो इसका उपयोग सिर्फ आत्मनेपद की धातुओं में, जैसे वृत्त जो है ये आत्मनेपद की धातु है। वृत्त, लब, सेव, वन, विद, बुध, मन, कृ, आस और सिंह। इतनी धातुएं जो दी हुई है ये सभी आत्मनेपद की धातु है और इन धातुओं के साथ सिर्फ सानस प्रत्यय का ही प्रयोग होगा और उसके बाद फिर इस तरह से रूप बनेंगे। तो वृत्त, सानस, वर्तमान, देखा ना, वृत्त का वर्तमान हो जाएगा पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में वर्तमाना, सानस प्रत्यय लगने पर, और नपुंसकलिंग में वर्तमानम हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा, होता हुआ। ठीक है, ये इस तरह से सानस प्रत्यय और शक्ति प्रत्यय बता दिया बेटा। वर्तमान काल का पूरा पुस्तक में दिया हुआ है, पढ़ लेना अच्छे से और कॉपी में लिख लेना। ठीक, अगले पीरियड में कट, कत्वत इस प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। ठीक।